नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बायोलॉजी का वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये सारे आपके वन लाइनर क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तो जब के रोटेरिया का एक बुक आया था जिसमें 5000 क्वेश्चन था, उसमें आपके स्मरणीय तथ्य दिया गया है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन सारे पॉइंट को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसका पहले जो स्मरणीय तथ्य है, इसका प्राचीन भारत के इतिहास का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और जीव विज्ञान के बाद जो है अपने चैनल पर मॉडर्न इंडिया का वीडियो अपलोड किया जाएगा जो स्मरणीय तथ्य है उसका। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विटामिन और आविष्कारक। विटामिन के आविष्कारक कौन है? तो फंक हैं। विटामिन के आविष्कारक फंक हैं। जबकि विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन है? तो मैकुलन है। विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन है? तो मैकुलन है। विटामिन सी के आविष्कारक कौन है? तो होलकट। विटामिन सी के आविष्कारक होलकट हैं। विटामिन डी के आविष्कारक कौन है? तो हॉपकिंस हैं। विटामिन डी के आविष्कारक हॉपकिंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। तो वायरस से कौन कौन सा रोग होता है तो देख लीजिए। रेबीज, एड्स, चेचक, जुकाम, खसरा, पोलियो, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, मरासमस। तो इन सभी जो बीमारी है ये किससे होता है? तो वायरस से होता है। फिर से बोलिए मेरे साथ में। रेबीज, एड्स, चेचक, जुकाम, खसरा, पोलियो, उसके बाद है गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, मरासमस। ये जो सारे आपकी बीमारी है वायरस के कारण होता है। उसके बाद देखिए बैक्टीरिया से कौन कौन सा बीमारी होता है? तो प्लेग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, हैजा, टाइफाइड, टिटनस, निमोनिया, तपेदिक, डिप्थीरिया। ये जो सारे रोग हैं बैक्टीरिया से होता है। एक बार दोबारा बोलिएगा, साथ में बोलिए। प्लेग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, हैजा, टाइफाइड, टिटनस, निमोनिया, तपेदिक, डिप्थीरिया। ये सारे रोग जो है बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है? तो प्रोटोजोआ से डायरिया, मलेरिया, पायरिया, फाइलेरिया, निंद्रा रोग, फफूंद, उसके बाद है पेचिस, कालाजार और दम्मा रोग जो है किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। दोबारा बोलिएगा। प्रोटोजोआ से पहला डायरिया, मलेरिया, उसके बाद पायरिया, फाइलेरिया, निंद्रा रोग, फफूंद, पेचिस, कालाजार और दम्मा। ये जो बीमारी है किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। तो आपके वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से कौन सा बीमारी होता है? सभी एग्ज़ाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका है, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र है। सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा। गल्सी सेप्टिकमा। सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकमा। नेक्स्ट है आरबीसी का निर्माण होता है तो कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, उसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे बोला जाता है? तो प्लीहा को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना है? तो 8 है। कितना है? 8 है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितना है? 24 है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितना है? तो 639 है। इन तीनों पॉइंट को दोबारा देखिएगा।
कि मानव की खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितना है, तो 8 है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24 है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना है, तो 46 है। मानव शरीर में कशेरुकों की संख्या होती है तो कितना होता है, 33 होता है। मानव शरीर में जो है कशेरुकों की संख्या कितना होता है, तो 33 होता है। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कुल समय तो कितना लगता है, 23 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 23 सेकंड लगता है। मानव शरीर में जो है रक्त परिभ्रमण में कुल कितना समय लगता है, तो 23 सेकंड लगता है। समानता मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। समानता जो है मानव शरीर में कितना ब्लड होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख से प्रारंभ होता है, मुंह से प्रारंभ होता है। मानव शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है, मानव शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है छोटी आंत में होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि VVI क्वेश्चन है, तो कौन है, यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि है, सबसे बड़ी यकृत है, सबसे छोटी आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो फीमर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो फीमर है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो अस्टेपिस है। कौन है, अस्टेपिस है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है अस्टेपिस है, जो कहाँ पर होता है, तो कान में होता है। नेक्स्ट है मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को कहते हैं, क्या बोला जाता है, तो टेंडन बोला जाता है। मांसपेशी व अस्थि के जोड़ को बोला जाता है तो क्या बोला जाता है, टेंडन बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, मांसपेशी और अस्थि मतलब कि हड्डी, जहाँ पर मांसपेशी और हड्डी जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, तो टेंडन बोला जाता है। और जो आपके अस्थि और अस्थि के जोड़ता है उसे क्या बोला जाता है, उसे लिगामेंट बोला जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अस्थि और अस्थि जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा, लिगामेंट हो जाएगा। जहाँ पर मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे टेंडन बोला जाता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में जो है क्वार्सियोकर एवं मरासमस रोग होता है। क्वार्सियोकर एवं मरासमस रोग होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग कौन सा है, तो बच्चे में तो रिकेट्स होता है, जबकि जो वयस्क हैं उसमें कौन सा रोग होता है, तो ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। ऑस्टियोमलेशिया रोग जो है विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होता है। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन है, तो कौन सा विटामिन आपके जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी एवं सी जो है जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है, तो ए, डी, ई एवं के। विटामिन बी और सी के छोड़कर जो है सारे क्या हैं, वसा में घुलनशील हैं। ए, डी, ई, के ये सारे जो विटामिन हैं वसा में घुलनशील है, जबकि जल में बी और सी घुलनशील है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण होने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 9.2 किलो कैलोरी। 9.2 किलो कैलोरी आपके जो ऊर्जा है मुक्त होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, कितनी ऊर्जा निकलती है, तो 4.2 किलो कैलोरी। 4.2 किलो कैलोरी आपकी ऊर्जा मुक्त होती है, निकलती है। अनोक्सी शोषण की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है, तो किसमें संपन्न होती है, कोशिका द्रव में। अनोक्सी शोषण की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है, तो किसमें संपन्न होती है, कोशिका द्रव में संपन्न होती है। नेक्स्ट है ऑक्सी शोषण की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है, तो किसमें संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर क्या है, अनोक्सी शोषण की संपूर्ण क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, कोशिका द्रव में, जबकि
ऑक्सीशोषण की संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। मादा जनन हार्मोन के उदाहरण है। मादा जनन हार्मोन के उदाहरण कौन है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। नर जनन हार्मोन के उदाहरण कौन है? तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो है नर जनन हार्मोन है। सबसे छोटी एक कोशिकीय शैवाल कौन है? तो सबसे छोटी एक कोशिकीय जो शैवाल है उसका नाम है एसिटाबुलेरिया। क्या नाम है? एसिटाबुलेरिया उसका नाम है। सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल है। सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल कौन है? तो माइक्रोसिस्ट्स है। माइक्रोसिस्ट्स है। इसका उच्चारण दोबारा कीजिए। सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल कौन है? तो माइक्रोसिस्ट्स है। सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? शैवाल में पाया जाता है। नीलहरित शैवाल के नाम से जाना जाता है तो साइनोबैक्टीरिया को। नीलहरित शैवाल के नाम से जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया को। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को बोला जाता है तो क्या बोला जाता है? क्रायोफाइटिक शैवाल बोला जाता है। क्रायोफाइटिक शैवाल बोला जाता है। पुष्प का नर जनन भाग कहलाता है तो क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। पुष्प का नर जनन भाग क्या बोला जाता है? पुमंग बोला जाता है। पुष्प का मादा जनन भाग को क्या बोला जाता है? तो जयांग बोला जाता है। जयांग बोला जाता है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। पुष्प का नर जनन भाग को क्या बोला जाता है? पुमंग बोला जाता है। और पुष्प का मादा जनन भाग को क्या बोला जाता है? तो जयांग बोला जाता है। पौधे का जनन अंग कौन सा है? तो पुष्प है। पौधे का जनन अंग कौन है? तो पुष्प है। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को कहा जाता है तो क्या बोला जाता है? लिथोफाइटस बोला जाता है। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को लिथोफाइटस बोला जाता है। बालू में उगने वाले पौधों को क्या बोला जाता है? तो सेमोफाइटस बोला जाता है। रेगिस्तान क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को क्या बोला जाता है? तो एरिमोफाइटस बोला जाता है। रेगिस्तान क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को क्या बोला जाता है? एरिमोफाइटस बोला जाता है। दलदल में उगने वाले पौधों को क्या बोला जाता है? तो हीलोफाइटस बोला जाता है। दलदल में उगने वाले पौधों को जो है हीलोफाइटस बोला जाता है। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या बोला जाता है? तो ऑक्जिलोफाइटस बोला जाता है। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है ऑक्जिलोफाइटस। ऑक्जिलोफाइटस बोला जाता है। नेक्स्ट है पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा उत्तक के कार्य क्या होता है? तो पौधे में भोजन को संचित करना। जो पेरेनकाइमा उत्तक हो उसका काम क्या होता है? तो पौधों में भोजन को संचित करना इसका काम होता है। नेक्स्ट है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा का जो कॉलेनकाइमा उत्तक है उसका क्या काम होता है? तो पौधों को लचीला प्रदान करना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पेरेनकाइमा है इसका क्या काम है? तो पौधे में भोजन को संचित करना। जो कॉलेनकाइमा है इसका क्या काम है? तो पौधों को लचीला बनाना इसका काम है। नेक्स्ट है अस्क्लेरेनकाइमा। अस्क्लेरेनकाइमा का क्या काम होता है? तो इसका काम होता है पौधों को कठोरता प्रदान करना इसका काम होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज लाल रंग के प्रकाश में होती है। पत्तियों का हरा रंग होता है तो क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण पत्तियों का जो हरा रंग होता है क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण होता है। शरीर के भीतर रक्त का थक्का ना बनने देने वाला प्रोटीन कौन होता है? तो हिपेरिन होता है। शरीर के भीतर रक्त का थक्का ना बनने देने वाला प्रोटीन कौन है? तो हिपेरिन है। रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन है? तो फाइब्रिनोजेन है। फाइब्रिनोजेन है। ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक होता है वहाँ पर रक्त को रखा जाता है सुरक्षित, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया गया था तो डब्ल्यू वाटसन के द्वारा सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया गया था डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। सर्वप्रथम
सर्वप्रथम जो है जीन शब्द का प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा? तो जोहानसन के द्वारा। किसके द्वारा? जोहानसन के द्वारा जो है सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। सर्वप्रथम जो है कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। एक साइड आपके ग्रंथि है, एंजाइम और प्रतिक्रिया के बाद क्या बनता है? तो जो आपके जठर रस ग्रंथि है, इससे क्या निकलता है? तो इससे पेप्सिन और रेनिन निकलता है। पेप्सिन और रेनिन निकलता है। जो पेप्सिन है प्रतिक्रिया के बाद क्या बनता है? तो पेप्टोन्स बनता है। जो रेनिन है ये क्या बनता है? तो कैल्शियम पैरा कैसिनेट बनता है। कैल्शियम पैरा कैसिनेट बनता है। जो आपके अग्नाशय रस ग्रंथि है उससे क्या निकलता है? तो इससे ट्रिप्सिन और लाइपेज निकलता है। ट्रिप्सिन और लाइपेज निकलता है। जो आपकी ट्रिप्सिन है, जो ट्रिप्सिन है ये प्रतिक्रिया के बाद क्या बनता है? तो पॉलीपेप्टाइड्स बनता है। पॉलीपेप्टाइड्स बनता है। जबकि जो लाइपेज है वसा एवं ग्लिसरॉल में टूट जाता है। उसके बाद है लार। जो लार ग्रंथि है इससे इमाइलेज, टाइलिन और माल्टेज निकलता है। जो इमाइलेज है यह प्रतिक्रिया के बाद सकरा बन जाता है। जो टाइलिन है माल्टोज में बदल जाता है। जो माल्टेज है ग्लूकोज में बदल जाता है। इमाइलेज जो है सकरा में बदल जाता है। टाइलिन जो है माल्टोज में बदल जाता है। माल्टेज जो है ग्लूकोज में बदल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस कहा जाता है, तो किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। पित्त स्रावित होता है तो कहाँ से? यकृत से। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। पित्त जमा होता है तो कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। पित्त कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। इंसुलिन में अल्प स्रवण से होने वाला रोग तो कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन अगर अल्प मात्रा में स्रवण होता है तो कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन के अति स्रावन से होने वाला रोग, अगर इंसुलिन अधिक मात्रा में स्रावित हो रहा है तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाएगा। अगर कम हो रहा है तो मधुमेह, अधिक हो रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाएगा। इंसुलिन की खोज की थी, किसने की थी? तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को जो है मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ब्रिक के बाहरी भाग को क्या बोला जाता है? जो किडनी है उसके बाहरी भाग को क्या बोला जाता है? तो कोर्टेक्स बोला जाता है। कोर्टेक्स बोला जाता है। किडनी के भीतरी भाग को क्या बोला जाता है? तो मेडुला बोला जाता है। ब्रिक के भीतरी भाग को क्या बोला जाता है? तो मेडुला बोला जाता है। किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। जो ब्रिक है इसकी क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज क्या बनता है? तो सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज क्या बनता है? तो सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बनता है? तो माल्टोज बनता है। ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज ये क्या बनता है? तो लैक्टोज बनता है। ये पॉइंट को याद रखिएगा, वीवीआई पॉइंट है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बनता है? माल्टोज बनता है। ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज क्या बनता है? तो लैक्टोज बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोनोसेक्राइड का उदाहरण है। मोनोसेक्राइड का कौन सा उदाहरण है? तो ग्लूकोज एवं गलैक्टोज है। मोनोसेक्राइड का उदाहरण कौन है? ग्लूकोज एवं गलैक्टोज है। डाइसेक्राइड का उदाहरण कौन है? माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। डाइसेक्राइड का उदाहरण कौन है? माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। पॉलीसेक्राइड का उदाहरण कौन है? स्टार्च एवं ग्लाइकोजेन। पॉलीसेक्राइड का उदाहरण कौन है? स्टार्च एवं ग्लाइकोजेन। सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? तो ओ होता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? तो ओ होता है। सर्वग्राहता रक्त समूह कौन होता है? तो ए बी होता है। ए बी जो है सभी से ले सकता है और ओ जो है सभी को दे सकता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा किया गया? तो विलियम
हार्वे के द्वारा किया गया। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा किया गया? विलियम हार्वे के द्वारा किया गया है। रक्त समूह की खोज किसने किया? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है। विभिन्न खाद्य पदार्थों में होने वाले रोग एवं उनके वाहक के बारे में देखिए। विभिन्न खाद्य पदार्थों में होने वाले रोग एवं उनके वाहक के बारे में देखिए। खाद्य पदार्थ, रोग और उसके वाहक। धान जो है किस में होता है? जो धान में जो है कौन सा रोग होता है? तो खैरा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? धान में खैरा रोग होता है। और इसका वाहक कौन होता है? तो जिंक होता है। आम में कौन सा रोग होता है? तो लिटिल लीफ होता है। इसका वाहक कौन है? जिंक है। मटर में मार्स रोग होता है। इसका वाहक कौन है? तो मैग्नीज है। नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है। नींबू में जो है लिटिल लीफ रोग होता है और इसका वाहक कॉपर है। नींबू में जो है डायबैक रोग होता है। नींबू में जो है डायबैक रोग होता है और इसका वाहक कॉपर है। इसका वाहक जो है कॉपर है। पौधे के विभिन्न भागों तक भोज्य पदार्थों का वाहक होता है तो कौन होता है? फ्लोएम होता है। बीबीआई क्वेश्चन है, पौधे के विभिन्न भागों तक जो है भोज्य पदार्थों का वाहक कौन होता है? तो फ्लोएम होता है। पौधे के विभिन्न भागों तक जल का वाहक कौन होता है? तो जाइलम होता है। जल का वाहक कौन होता है? तो जाइलम होता है। और जो भोज्य पदार्थ है उसका वाहक कौन होता है? तो फ्लोएम होता है। लीवर में संचित विटामिन होता है तो विटामिन ए होता है। कौन होता है? विटामिन ए होता है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए की आपके प्रचुरता होती है किसमें? मछलियों के यकृत तेल में। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो किससे स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से आपके स्रावित होता है। रक्त दाब का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तो अधिवृक्क ग्रंथि से। रक्त दाब का नियंत्रण जो है एडिनल ग्रंथि से होता है। एडिनल ग्रंथि से होता है। एंटीबॉडी का निर्माण होता है तो लिम्फोसाइट्स में होता है। कहाँ पर होता है? लिम्फोसाइट्स में होता है। इसे दोबारा ध्यान से पढ़िएगा तीनों पॉइंट को। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो किससे स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से जो है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। रक्त दाब का नियंत्रण होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से। एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है तो ऑक्टेन नंबर से। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है तो 10⁻⁻10 यम। नाभिक का आकार होता है तो 10⁻⁻15 यम होता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाला व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर पी वेणुगोपाल। पुरुषों की नसबंदी क्या बोला जाता है? तो बेसेकटोमी बोला जाता है। जो पुरुष का नसबंदी उसे क्या बोला जाता है? बेसेकटोमी बोला जाता है। महिला के नसबंदी क्या बोला जाता है? तो ट्यूबेकटोमी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद है आहार नाल में जो है स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है तो माल्टोज है। आहार नाल में जो है स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो माल्टोज है। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो आर्थ्रोपोडा है। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो आर्थ्रोपोडा है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? तो जोसेफ लिस्टर को माना जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है तो जोसेफ लिस्टर को माना जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। कवक एवं शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है तो कहाँ पर होता है? छोटी आंत में जो है प्रोटीन का पाचन होता है। भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम जो है भोजन पचाने में सहायक होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो पत्ती है। पत्तियों का पीला रंग होने का क्या कारण है? तो कैरोटीन। जो पत्ती हैं उनका पीला रंग होने का पीछे क्या कारण होता है? तो कैरोटीन आपकी
पीला रंग होने का कारण होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? तो मैग्नीशियम है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन है? तो मैग्नीशियम है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थिर यौगिक है तो कौन है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थिर यौगिक कौन है? तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में, जो पौधा होता है नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं किस रूप में? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। स्वप्नों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो स्वप्नों को अध्ययन को जो है ऑनिरोलॉजी बोला जाता है। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो कैलोलॉजी बोला जाता है, कैलोलॉजी बोला जाता है। फिर से देखिएगा, स्वप्न के अध्ययन को जो है ऑनिरोलॉजी बोला जाता है। जो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो कैलोलॉजी बोला जाता है। मानव के विकास एवं परंपराओं के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। मानव के विकास एवं परंपराओं के अध्ययन को जो है एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। वृद्धा अवस्था से संबंधित अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो जीरोंटोलॉजी बोला जाता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है तो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। जो महिला होती हैं उनमें केवल XX होता है, जबकि जो पुरुष होते हैं उनमें X और Y होता है। गांव में देखिएगा कुछ लोग, जब जो महिला होती हैं उनसे बेटे का जन्म नहीं होता है तो उन्हें घर से निकाल दिया जाता है कि आप कुलच्छनी है। अरे भाई, कुलच्छनी महिला नहीं है, आपका बेटा कुलच्छनी है, ठीक है? कुलच्छना है, कुलच्छनी नहीं, कुलच्छना है, आपका बेटा ही है। क्योंकि आपके बेटा में ये संभावना है कि वो तो बेटी जन्म होगा या तो बेटा जन्म होगा। महिला में तो बेचारी पास, उनके पास तो सिर्फ XX ही है, ठीक है? नेक्स्ट है पौधे के विभिन्न कुल एवं उनके नाम के बारे में देखिए। कुल और पौधे का नाम। पहला है सोलनेसी। जो सोलनेसी कुल है उसमें कौन कौन सा पौधा आता है? तो आलू, बैगन, टमाटर और मिर्च, ये आपके सोलनेसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी कुल में कौन कौन सा पौधा आता है? मूली, सलजम और सरसों आता है। उसके बाद है कुक्कर बिटेसी। कुक्कर बिटेसी में जो है तरबूज, खीरा, लौकी, करेला आता है। उसके बाद है लिलिएसी। लिलिएसी में लहसुन और प्याज आता है। लिलिएसी में जो है लहसुन और प्याज आता है। उसके बाद है ग्रेमिनेसी। जो ग्रेमिनेसी कुल है उसमें चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार आता है। उसके बाद है रूटेसी। रूटेसी में नींबू, संतरा और बेल आता है, ठीक है? रूटेसी में नींबू, संतरा और बेल आता है। इसे वीडियो को दोबारा पीछे करके दोबारा सुन लीजिए। विभिन्न तनों एवं जड़ों का रूपांतरण के बारे में समझिए। तना और उदाहरण। कंद जो है, कंद में कौन आता है? तो आलू आता है। आलू क्या है? एक तना है। प्रकंद में हल्दी और अदरक आता है। ये सारे क्या हैं? तना है। सल के कंद में जो है प्याज आता है। ये क्या है? तना है। उसके बाद है जड़ वाला में आइए तो शंकु आकार के कौन होता है? गाजर होता है। गाजर क्या है? एक जड़ है। उसके बाद है तुर्कु रूपी। मूली है। मूली क्या है? एक जड़ है। कुंभी रूपी, ये क्या है? चुकंदर है। चुकंदर क्या है? तो एक जड़ है। कुंभी रूपी में आपके चुकंदर आता है। तुर्की रूपी में मूली आता है। शंकु आकार में गाजर आता है। ये सारे क्या हैं? तो जड़ हैं। जबकि आलू, हल्दी, अदरक, प्याज, ये सारे क्या हैं? तना हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? तो ऑक्सिन है। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? ऑक्सिन है। बौने पौधों को लंबा करने में सहायक हार्मोन कौन है? तो जिब्रेलिन्स है। जिब्रेलिन्स है। पौधे में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाला हार्मोन कौन है? तो साइटोकाइनिन है। इस प्रश्न को दोबारा देखिएगा। पौधे में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाले हार्मोन है तो साइटोकाइनिन है। पौधे के वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है तो कौन जाना जाता है? एब्सिसिक को जाना जाता है। पौधे के वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है तो कौन जाना जाता है? एब्सिसिक को जाना जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है एकमात्र हार्मोन
जो गैसीय अवस्था में है कौन है? एथिलीन है। एथिलीन हार्मोन जो है एकमात्र आपके जो हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में है, पौधे में वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो एब्सिसिक हार्मोन को जाना जाता है, एब्सिसिक हार्मोन को जाना जाता है, ठीक है। और एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में कौन है? एथिलीन है, एथिलीन है। किस हार्मोन को फूल खिलने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो फ्लोरीजेंस को, फ्लोरीजेंस हार्मोन को जो है फूल खिलने वाला हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विभिन्न विटामिन, रासायनिक नाम एवं उनके कमी से होने वाले रोग के बारे में देखिए। विटामिन रासायनिक नाम होने वाला रोग देखिए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। इससे कौन सा, जो विटामिन ए इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो जीरोप्थेल्मिया होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन है और इसकी कमी से त्वचा का फटना होता है, त्वचा का फटना। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है, नियासिन है और इसकी कमी से जो है पेलाग्रा रोग होता है, पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोथेनिक अम्ल है, पेंटोथेनिक अम्ल है और इसकी कमी से बाल सफ़ेद होने लगता है। विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल है और इसकी कमी से बाल सफ़ेद होने लगता है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पैरीडॉक्सिन है, पैरीडॉक्सिन है। इससे एनीमिया रोग होता है, इसकी कमी से जो है एनीमिया रोग होता है महिलाओं में। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन है, बायोटीन है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बालों का गिरना, जिसमें विटामिन बी7 की कमी हो जाएगा उस व्यक्ति का बाल गिरने लगेगा। विटामिन बी11 इसका रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल है। अगर जिसमें विटामिन बी11 की कमी हो जाती है उसमें कौन सा रोग होता है? तो पेचिस रोग होता है, पेचिस रोग होता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकावालामीन, साइनोकावालामीन इसका रासायनिक नाम है और इससे जो विटामिन बी12 इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो पांडु रोग होता है, पांडु रोग होता है। विटामिन सी इसका रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से मसूड़ों का फूलना होता है। विटामिन डी, विटामिन डी इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से जो है रिकेट्स रोग होता है बच्चों में। विटामिन D2 इसका रासायनिक नाम अर्गोकैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से जो है हड्डियों में दर्द होने लगता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है। विटामिन D3, विटामिन D3 इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कौलेकैल्सीफेरॉल है, कौलेकैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से बाल का झड़ना होता है। जो भी व्यक्ति में विटामिन D3 की कमी हो जाएगा उसके बाल गिरने लगेंगे। जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को क्या बोला जाता है? तो जीनोटाइप बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को क्या बोलते हैं? तो जीनोटाइप बोला जाता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या बोलते हैं? जीनोम बोला जाता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम बोला जाता है। जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो सिस्ट्रॉन है, सिस्ट्रॉन है। उत्परिवर्तन की इकाई क्या है? तो म्यूटॉन है, म्यूटॉन है। पुनः संयोजन की इकाई क्या है? रेकॉन है। पुनः संयोजन की इकाई क्या है? तो रेकॉन है। समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन, कायिक कोशिकाओं में जो है समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन किस में होता है? तो अविकसित कोशिकाओं में होता है, अविकसित कोशिकाओं में होता है।